हाय दोस्तों, वेलकम टू स्टडी केम। आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। देखिए, पिछले क्लासेस में क्वांटम नंबर्स पढ़ाने के वक्त मैं आपको बताया था कि आपके पास हमारा एटॉमिक कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। देखिए, हमारा क्या क्या ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है। आपको इतना तक ही जाना है क्योंकि आपको मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। इसके आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट्स उतना ही डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ये जो ऑर्बिटल्स का आपको शेप जानने के लिए आपको इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जानना होगा। क्या जानना होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जानना होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पता करने का एक तरीका है साई स्क्वायर। कैसे पता चेक करेंगे? साई स्क्वायर से। मैं आपको बताया था ये साई स्क्वायर क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये जो फंक्शन है ये आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। किसके पास? न्यूक्लियस का अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। कौन बताता है? ये साई स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हम क्या करेंगे अभी, इस साई स्क्वायर के साथ न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे। उसी ग्राफ से आपको इसका जो शेप है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। चलिए कैसे करते हैं। देखिए, अभी हम क्या करेंगे, रेडियस में यहां पर इस एक्सिस में रेडियस ले लेता हूं एक्स एक्सिस पे, और इस एक्सिस में साई स्क्वायर ले लेता हूं एज ए फंक्शन ऑफ आर। अभी अगर मैं 1s ऑर्बिटल के लिए एक ग्राफ खींचूं, वो ग्राफ कैसे दिखेगा? देखिए, ये जो ग्राफ वगैरह है ये आपका हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे ये कैसे हुआ, मगर अभी थोड़ा आपको जानना है ये कैसे है, क्योंकि इस ऑर्बिटल का शेप जानने के लिए आपको ये इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। कभी कभी हायर जो नीट जेई एडवांस वगैरह में आपको पूछ भी देता है कि इस ऑर्बिटल का ग्राफ से बताइए कि नंबर ऑफ नोड्स कितना है, क्या है। मैं नोड्स के बारे में भी पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। चलिए एक ग्राफ खींचते हैं। वो जो ग्राफ होगा ऐसे दिखेगा, वो आपको ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। मतलब रेडियस के साथ अगर 1s ऑर्बिटल का हम ग्राफ खींचेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे आएगा। अभी 2s के लिए ड्रॉ करते हैं। अभी 2s के लिए एक बीट ड्रॉ कर देंगे, और ये है रेडियस और ये है साई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ आर। इसको अगर ड्रॉ करेंगे, ये क्या करेगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहां पर 0 पे टच करेगा, फिर थोड़ा आगे जाके बंद, ये हो जाएगा। इसका वेरिएशन क्यों आता है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए, इस ग्राफ को देखने के आपको क्या पता चलता है, जो न्यूक्लियस है यहां पर 0 पे स्टार्ट होता है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस पे जो साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद वो डिक्रीज करता है और डिक्रीज होते होते यहां पर 0 में पहुंच जाता है। यहां पे 0 पे पहुंच जाता है, मतलब 1s जो ऑर्बिटल है यहां पर खत्म हो जाता है। मगर 2s में क्या होता है, पहले पूरा हाईएस्ट पे रहता है वो न्यूक्लियस के पास, अभी डिक्रीज करता है, फिर यहां पर एक 0 पे पहुंचता है, फिर वो इंक्रीज होता है और बाद में जाके यहां पर खत्म हो जाता है। देखिए, इस दोनों ग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि 1s का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि न्यूक्लियस का चारों तरफ वो फिलअप होगा, और 2s का कैसे होगा, वो चारों तरफ तो पहले फिलअप होगा मगर बीच में एक गैप रहेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आपको देखेंगे कि ये अगर 1s का ग्राफ है, ये डॉट डॉट है, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा लाइन, ये 1s का अगर होगा तो 2s का कैसे होगा, तो 2s का होगा ये बीच में एक स्पेस रहेगा, स्पेस के बाद फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। ये 2s के लिए है और ये 1s के लिए है। तो ये जो मैंने डायग्राम खींचा इसको बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम।
इस बाउंड्री सरफेस डायग्राम को अगर आप एस ऑर्बिटल के लिए खींचेंगे, पी ऑर्बिटल के लिए खींचेंगे, डी ऑर्बिटल के लिए खींचेंगे और एफ ऑर्बिटल के लिए खींचेंगे, आपको सबका शेप पता चल जाएगा, सबका शेप पता चलेगा। देखिए ये जो डायग्राम मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ ये कंप्यूटर जनरेटेड डायग्राम सब है और ये ग्राफ भी कंप्यूटर जनरेटेड सब ग्राफ है, क्योंकि कोई आदमी इतना आसानी से इसको नहीं खींच सकता है, क्योंकि ये जो सारे आप देख रहे हैं ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन से सब निकला हुआ है, उनका जो सोल्यूशन है उसी से सब निकला हुआ है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा मैथमेटिक्स है, तो हमको इतना जानने की जरूरत नहीं है। आप हायर क्लासेस में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा जान लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ उसी को आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है, उसी को आपको पढ़ना है। चलिए, तो आपको मैं बता दिया 1s का कैसे है, 2s का कैसे है, और अलग का हम नहीं देखेंगे क्योंकि आपका कोर्स में नहीं है, और मगर सारे का सब शेप हम देखेंगे, सारे सबका शेप देखेंगे और सबका शेप आपको याद रखना है। उसके बाद हम नोट्स पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं शेप्स, जितना ऑर्बिटल में बताया था उसका शेप्स अभी देख लेते हैं, और ये शेप्स कहां से निकला आपको मैं बता दिया। देखिए पहले एस ऑर्बिटल है, उसका शेप ऐसे है, मतलब स्पेरिकल शेप है। 2 डिग्री आप सर्कल नहीं बोल देंगे, क्योंकि ये सब जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं वो 3D डायग्राम है। आप कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके भी उसका देख सकते हैं शेप, जो 3D स्ट्रक्चर आता है। तो ये एक स्पेरिकल शेप है, मतलब फुटबॉल जैसा शेप है। ये है एस ऑर्बिटल का शेप, और ये सब उसके अंदर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो ये एस ऑर्बिटल का शेप है। उसके बाद पी ऑर्बिटल का देखेंगे। देखिए पी ऑर्बिटल का क्या शेप है, डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल का क्या शेप होगा, डम्बल शेप। आपको मैं बताया था पी ऑर्बिटल में क्या होता है कि उस जो पी ऑर्बिटल को अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हिसाब से हम डिवाइड कर दें तो px होता है, py होता है और pz होता है। तो अगर मैं इसको x एक्सिस के अलंग में खींचूं, ये अगर मेरा x हुआ तो इसको मैं बोलूंगा px, और इसी p ऑर्बिटल को मगर अगर मैं y एक्सिस के अलंग पे खींचूंगा, ये अगर y एक्सिस के अलंग पे खींचूंगा, ये मान लीजिए मेरा y एक्सिस, तो इसको मैं बोलूंगा py, और इसको अगर मैं z एक्सिस के अलंग पे खींचूंगा, इसको मैं बोलूंगा, थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं आपको, और जब आप ये डायग्राम खींचेंगे तो दोनों लोब को इक्वल करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है यहाँ पर, इसको बोलेंगे pz। तो p ऑर्बिटल में आपको 3 चीजें हैं, px है, py है, यहाँ पर pz है। उसका एक्सिस का रोटेशन के एलन पे उसको क्लासिफाई किया गया है। अभी d ऑर्बिटल का देखेंगे। देखिए d ऑर्बिटल में क्या होगा, d ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल है, मतलब डंबल के साथ और एक डंबल लग जाएगा, उसको डबल डंबल हम बोल देंगे। चलिए अभी d ऑर्बिटल का शेप देख लेते हैं। तो d ऑर्बिटल में क्या होगा, dxy होगा, d ऑर्बिटल में 5 होगा, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये सारे ऑर्बिटल का हम अभी शेप देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dxy, उसका एक्सिस अगर मैं x एंड y लगा लिया, और ये आपका हो जाएगा, अगर इसको मैं y और इसको मैं z ले लूंगा तो ये हो जाएगा dyz
और इसको अगर मैं z और x ले लिया तो ये हो जाएगा x और z ले लिया, इसको हो जाएगा dzx dyz dxy। चलिए 3 ऑर्बिटल हमने देख लिया और 2 है। देखिए dxy yz और zx ये इन बिटवीन द एक्सिस है, ये आपको याद रखना है। ये इन बिटवीन द मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लोब, क्या इसको बोलते हैं लोब, इसको बोलते हैं लोब, एक एक लोब बोलते हैं। और ये क्या दर्शाता है, ये जो इसका शेप है जैसे डंबल शेप, डबल डंबल शेप, ये क्या दर्शाता है, इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। किसके अराउंड, इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड बताता है। तो इसको बोलते हैं लोब, आप जाने हैं। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा ये एलोंग द एक्सिस होगा। क्या होगा, एलोंग द एक्सिस होगा। किस एक्सिस के एलोंग पे होगा, एक्स और वाई। चलिए उसको ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स ये वाई है, तो मेरा ऐसे होगा क्योंकि ये एलोंग द एक्सिस है। तो ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी डी जेड स्क्वायर में ड्रॉ करूंगा। देखिए डी जेड स्क्वायर होगा वो भी एक्सिस के एलोंग पे होगा। ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका जेड एक्सिस है। तो ऊपर वाला लोब थोड़ा बड़ा होगा, नीचे वाला लोब थोड़ा छोटा होगा, और इसके अराउंड एक रिंग एग्जिस्ट करता है। इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन का रिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसको बोलते हैं हम डी जेड स्क्वायर। और एफ ऑर्बिटल का आपको शेप जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है। तो इसको हमने एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल का सारे शेप आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी मैं क्या कहता हूं, थोड़ा नोड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अभी हम देख लेते हैं नोड और नोडल प्लेन के बारे में। देखिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर का है तो इसका वेव कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। ये जो नोड है ये वेव कैरेक्टर का एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का। ये जो नोड कैसे अराइज होता है, अगर कोई वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है, उसका एक्सिस ये है और ये अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है, अगर एक वेव ट्रैवल कर रहा है तो वेव जो यहां पर देखिए उसका एक्सिस पे, इसका एक्सिस पे उसका कोई वेव नहीं रह जाता है क्योंकि ये पूरा उसका वेव प्रॉपर्टी पूरा खत्म हो जाता है। तो यहां पर उसका वेव का कोई वैलिडिटी नहीं रह जाता है। तो इस पॉइंट पे वेव जीरो हो जाता है। तो इस जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो न्यूक्लियस के पूरे चारों तरफ तो वो पूरा यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा, कहीं पर ज्यादा हो सकता है, कहीं पर भी वो टोटली प्रेजेंट होने का चांस बहुत कम रहता है। मतलब नोड पे आप बोलेंगे नहीं कि पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जीरो करने का चांसेस आप नहीं कह सकते, वहां पर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो नोड क्या है, तो नोड ऐसा है, देखिए एस ऑर्बिटल का शेप में मैं आपको जब बताया था 2s ऑर्बिटल, स्पेशली 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल का शेप में मैं यहां पर बोला था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ऐसे है, बाद में एक स्पेस छोड़ के फिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। क्योंकि मैं आपको जो बताया, जो ग्राफ कैसे हुआ था साई स्क्वायर के साथ, इसका ग्राफ कैसे हुआ था तो ग्राफ ऐसे डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होके ऐसे हुआ था। ये 2s ऑर्बिटल का साई स्क्वायर का ग्राफ था इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर तो न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, तो यहां पर
जब आता है तो यहां पर एक नोड एराइज हो जाता है, यहां पर एक नोड एराइज हो जाता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने की चांस मतलब नील है, जैसे 0 के आसपास है। तो इसको जो 2s ऑर्बिटल में एक नोड एग्जिस्ट करता है। इस नोड को कैलकुलेशन करने के लिए हम एक फॉर्मूला आपका बुक में दिया हुआ है, उस फॉर्मूला को याद रखिए, आपको नोड आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो है n-1। अगर मैं आपको 3s ऑर्बिटल दूंगा, आपको पूछूंगा कि उसमें कितना नंबर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है, तो आप बोलेंगे कि 3-1 इक्वल टू 2 हो गया। तो 3s ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हुआ, 2। अभी क्या करेंगे, नोड्स का थोड़ा टाइप्स देख लेंगे। देखिए नोड्स जो है वो 2 टाइप्स का नोड्स है जनरली, एक है रेडियल नोड्स, एक है रेडियल नोड्स, और दूसरा है एंगुलर नोड, दूसरा है एंगुलर नोड। आप बोलेंगे व्हाट इज सर, व्हाट इज रेडियल नोड एंड व्हाट इज एंगुलर नोड। देखिए रेडियल नोड जो मैं बताया वो रेडियस का एलन पे जो नोड एराइज करता है, मतलब रेडियस का एलन पे आप जब जाएंगे, जब जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 0 के आसपास पहुंचेगा वो उसको एक उसका रेडियल नोड बोला जाएगा। मगर एंगुलर नोड क्या होता है, देखिए मैं एंगुलर नोड यहां पे बताया था, p ऑर्बिटल में आप जब शेप खींचेंगे, देखिए अगर p ऑर्बिटल उसका डबल शेप होता है। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, उसका ऊपर बहुत है, उसका नीचे भी बहुत है। तो ये वाला जो ये रेडियस पे नहीं है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और एक ये एक्सिस का एलम पे है। तो इस वाले जो नोड एराइज होते हैं इसको बोलते हैं एंगुलर नोड्स। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है L, मतलब आजीमुथल क्वांटम नंबर जितना होगा एंगुलर नोड उतना होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं नोड कैलकुलेशन करने का। अगर आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द total number of nodes, total number of nodes, angular nodes and radial nodes, radial nodes of 3p ऑर्बिटल। किसका कैलकुलेशन करना है, 3p ऑर्बिटल का आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेशन करना है, एंगुलर नोड्स भी कैलकुलेशन करना है और रेडियल नोड्स भी कैलकुलेशन करना है। देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए आपका टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेशन करने का मैं फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या मैं बताया था, n-1। तो n का वैल्यू यहां पर कितना है 3, तो 3-1 हो गया 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहां पर कितना है 2 है। और एंगुलर नोड्स कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला में क्या बताया था, एंगुलर नोड्स कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या बताया था, इक्वल टू L। तो L का वैल्यू यहां पर कितना होगा, p ऑर्बिटल का L का वैल्यू क्या है 1 है, तो एंगुलर नोड है, टोटल एंगुलर नोड्स 1 है। और रेडियल नोड्स कितना होगा, रेडियल नोड्स कितना होगा, एंगुलर नोड से अगर टोटल नंबर नोड से अगर आप एंगुलर नोड्स माइनस कर दें तो आपको रेडियल नोड्स मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है 2, एंगुलर नोड्स कितना है 1, तो माइनस करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 1। और कभी कभी आपको अगर सिर्फ रेडियल नोड्स निकालना है उसके लिए भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं n-l-1। क्या है वो, n-l-1। इसी से आपको डायरेक्ट देखिए इस फॉर्मूला को मैं डाल के निकाल सकता हूं डायरेक्ट। n का वैल्यू इसमें 3 था और l का वैल्यू क्या था, l का वैल्यू 1 था और ये 1, तो ये आपको 1 का वैल्यू दे। तो दो केस में आप निकाल सकते हैं रेडियल नोड्स।
तो आपको मैं पूरा डिटेल बता दिया, व्हाट इज नोड्स एंड व्हाट इज एंगुलर नोड्स एंड व्हाट इज रेडियल नोड्स। और कभी कभी आपको इस ग्राफ से भी नोड पूछ सकते हैं। ये ग्राफ आप नोड कैसे पता करेंगे कि जितने टाइम ये जो ग्राफ है, जितने टाइम ये एक्सिस को टच करेगा उतना आपको नोड का वैल्यू दे सकता है, इतना नोड का वैल्यू वो देगा। और ये ध्यान रखिए, ये जो लास्ट वाला जो टच कर रहा है उसको कभी इंक्लूड मत करिएगा, क्योंकि यह वहां पर शो कर रहा है ये फंक्शन यहाँ पर एंड हो रहा है, ना कि एक नोड है वो। तो चलिए इसी के साथ ही ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगली लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू फील इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाउ टू फील इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।